हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशंस 2010, हम इसकी लेक्चर सीरीज चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ये मेरा 10th लेक्चर है और पुराने लेक्चर्स पे जितने भी लेक्चर्स हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दिया है। और ये CEA रेगुलेशन 2010 आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। और आइए हम इस लेक्चर में आगे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए। चलिए हम आज का लेक्चर कंटिन्यू। गो टू इंडेक्स। इस इंडेक्स में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये दोनों कवर कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में और चैप्टर 3 का भी काफी पार्ट मैं पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ। अब हम इसके आगे देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 19 से हमें देखना है हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस एंड एपरेटस। तो ये है हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस एंड एपरेटस। Before any conductor or apparatus is handled, adequate precautions shall be taken by earthing or other suitable means to discharge electrically such conductor or apparatus and any adjacent conductor or apparatus if there is danger therefrom, and to prevent any conductor or apparatus from being accidentally or inadvertently electrically charged when persons are working thereon। तो इसमें क्या बताया है कि कोई भी कंडक्टर और ऑपरेटर्स जिससे कि आप हैंडल कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, आपको बकायदा सुरक्षा के लिहाज से ध्यान रखना है और वहाँ पे प्रिकॉशंस लेना है कि वहाँ पे अर्थिंग सही हो और जितना भी और जो भी कंडक्टर या ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो उससे आप डिस्चार्ज कर दे इलेक्ट्रिकली। और उसके पास में भी कोई कंडक्टर या ऑपरेटर्स हो जिससे कि खतरा हो तो आप उसे भी उससे निश्चित दूरी पे रखें या फिर उसको भी आप इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कर दें। और या फिर इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी भी तरह से एक्सीडेंटली उसके कांटेक्ट में आके उसे चार्ज ना कर पाए जहाँ पे कि पर्सन काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर आते सब रेगुलेशन नंबर 2। एवरी पर्सन हु इज वर्किंग ऑन एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन और apparatus और बोर्ड shall be provided with tools and devices such as gloves, rubber shoes, safety belts, ladders, earthing devices, helmets, line testers, hand lines and the like for protecting him from mechanical and electrical injury, and such tools and devices shall always be maintained in sound and efficient working condition। मैं ये रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 डिस्क्राइब करने के पहले एक बार ये 1 के बारे में बात करना चाहूंगी। ये एडजेसेंट कंडक्टर और एपरेटस से भी क्यों खतरा है, मैं इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे कि हम अगर बात करते हैं 33 kV लाइंस की, 33 kV लाइंस की अगर हम बात करते हैं या कुछ, तो इसमें क्या है, इनको भी एक दूरी पे रखा जाता है लाइंस की, सर्विस लाइंस की, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को, क्योंकि ये एक दूसरे को आपस में, फिर लाइंस भी एक दूसरे को आपस में उसके कांटेक्ट में आना ही जरूरी नहीं है। आप उसकी अगर रेंज में आ गए तो भी खतरा है बिजली का झटका लगने का, शॉक लगने, क्योंकि वो एक दूसरे को उससे भी चार्ज कर सकती है। जैसे कि 33 kV लाइंस की बात करते हैं तो उसका एक रेंज है, अगर वो उसका रेंज है कुछ 3 मीटर्स का, करीब 10 फीट करीब होता है वो, अप्रोक्सीमेटली 10 फीट से, मतलब आप अगर उस लाइन के 10 फीट्स के डिस्टेंस में भी रहे तो आपको शॉक लग सकता है। तो इसीलिए एडजेसेंट कंडक्टर या एपरेटस के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि वो उसके पास में भी अगर कुछ बिजली, जहाँ आप काम कर रहे हो उसके पास में भी अगर कुछ ऐसी कंडक्टर है, बिल्कुल नजदीक में ही है, तो उससे भी खतरा है। इसलिए उसको भी डिस्चार्ज करो या फिर उससे निश्चित दूरी बना कर रखो कि वो एक्सीडेंटली चार्ज ना कर दे। ये बिल्कुल वैसा ही है, काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से मैच करती है। उसके आप बेसिक रूल्स देखेंगे अगर प्रिंसिपल्स, तो वो काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मैच करते हैं एक दूसरे से। तो जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को चार्ज कर सकता है पास में रखे होने से ही, वैसे ही इलेक्ट्रिकल चीजें भी एक दूसरे को पास में से चार्ज कर देती है अगर वो ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा की है तो हमको उससे भी खतरा है। तो आते हैं अब सब रेगुलेशन 2 पर। जो भी बंदा, जो भी पर्सन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन या एपरेटस पे काम कर रहा हो, उसे प्रॉपर टूल्स, सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्लव्स। इलेक्ट्रिकल ग्लव्स भी एक पूरा एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल ग्लव्स आते हैं अलग से काम करने के। रबर ग्लव्स होते हैं, जो कि रबर ग्लव्स जो इलेक्ट्रिकल ग्लव्स हर केवी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आता है। आप इतने वोल्ट पे काम कर रहे हो तो ये वाला ग्लव्स लगेगा, इतने वोल्ट पे काम कर रहे हो तो ये वाला ग्लव्स लगेगा, और उस ग्लव्स का टेस्टिंग भी अलग से होता है। वो पूरा एक अलग टॉपिक है जो मैं किसी और लेक्चर में कवर करूंगी।
तो ग्लव्स दिए जाए, रबर शूज दिए जाए, सेफ्टी बेल्ट्स दिए जाए, उसे सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, लैडर्स हो, अर्थिंग के डिवाइस हो उसके पास, हेलमेट हो, लाइन टेस्टर हो, हैंड लाइन हो, ये सब चीज़ें उसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए दी जाए। मैकेनिकल इंजरी क्या है, वो सपोज हाइट पे काम कर रहा है, लैडर पे चढ़ के और वहाँ से गिर गया, तो फॉल फ्रॉम हाइट इज अ मैकेनिकल हजार्ड और मैकेनिकल इंजरी। और उसके पास टूल्स और डिवाइसेस इस तरह से हो जो कि साउंड वर्किंग कंडीशन में हो और एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में। जैसे कि मैं टूल्स और सर्विसेज की डिवाइसेस की बात एक बार कर लेती हूँ। टूल्स और डिवाइसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस पे काम करने के, वो अलग तरह के आते हैं। नॉर्मल टूल्स जिस पे काम नहीं होता है वो इंसुलेटेड टूल्स आते हैं जिससे कि हमें शॉक ना लगे। शॉक एब्जॉर्बिंग टूल्स भी आते हैं, वो वाले यूज करने चाहिए अगर आप ज्यादा केवी की लाइंस पे काम कर। फिर आते हैं हम सब रेगुलेशन नंबर 3 पे। नो पर्सन शैल वर्क ऑन एनी लाइव इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन और apparatus and no person shall assist such person on such work unless is designated in that behalf and takes the safety precautions given in schedule 3। कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पे काम नहीं करेगा और ना ही कोई असिस्टेंट उस लाइन पे काम करेगा या उस पर्सन को कोई पर्सन असिस्ट कर रहा होगा जब तक कि वो डेजिग्नेटेड नहीं है, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जो कि शेड्यूल 3 में बताए गए। सब रेगुलेशन 4, एवरी टेलीकम्युनिकेशन लाइन ऑन सपोर्ट्स कैरिंग अ लाइन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट but not exceeding 33 kV shall for the purpose of working thereon be deemed to be line of voltage exceeding 650 volt। हर टेलीकम्युनिकेशन लाइन या सपोर्ट लाइन, सब रेगुलेशन 4 में ये कहा गया है टेलीकम्युनिकेशन लाइन सपोर्ट कर रही है मेन लाइन को जिसमें कि वोल्टेज 650 वोल्ट से ज्यादा है पर 33 kV से कम है, उन सबको भी डीम्ड, उस सबको भी वोल्टेज लाइन 650 वोल्ट से ज्यादा का ही माना। ऑल नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स ऑफ स्विच गियर and control panels shall be properly earthed and insulating floors or mat conforming to IS 15652/2006 of appropriate voltage level shall be provided in front of the panels for the safety of operating person। अभी ये जो पॉइंट है सब रेगुलेशन नंबर 5 ये बात कर रहा है कि जितने भी मेटल पार्ट्स से स्विच गियर्स के जिसमें कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है और जो भी कंट्रोल पैनल से उन सबको प्रॉपर्ली अर्थ किया जाए और इंसुलेटिंग फ्लोर्स वहाँ पर हो या मैट बिछा हुआ हो जो कि IS 15652/2006 के हिसाब से है। जी हाँ, ये जो हम इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल रूम या इलेक्ट्रिकल पैनल रूम्स के वहाँ पे हम फ्लोर्स पे मैट बिछे हुए देखते हैं, काले कलर के मैट्स जो बिछे रहते हैं, रबड़ मैट्स, उसका भी IS स्पेसिफिकेशन है कि वो किस हिसाब से होना चाहिए, या वहाँ पर फ्लोर अगर इंसुलेटेड है तो वो किस हिसाब से होना चाहिए। वो है IS कोड 15652/2006, ये उसका IS कोड है और उस वोल्टेज लेवल के हिसाब से वो मैट्स आते हैं कि इतना वोल्टेज लेवल है तो आप ये वाला बिछा सकते हैं। इस तरह से वहाँ पे इंसुलेशन फ्लोर्स या इस तरह से इंसुलेटिंग मैट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं पैनल्स के फ्रंट में ताकि वहाँ पे जो भी काम कर रहा है उसकी सुरक्षा निश्चित। फिर आते सब रेगुलेशन नंबर 6, ऑल पैनल्स शैल बी पेंटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन एट फ्रंट एंड एट रियर। जितने भी पैनल से उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा रहना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन रहना चाहिए उसके फ्रंट में भी और उसके बैक में भी, रियर में भी, एंड उसको पेंट कर देना चाहिए। तो ये हमने देखा था रेगुलेशन नंबर 19। अब हम आगे दूसरे रेगुलेशन देखते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 20, सप्लाई टू व्हीकल्स एंड क्रेन्स। एवरी पर्सन ओविंग अ व्हीकल, traveling crane or the like to which electricity is supplied from an external source shall ensure that it is efficiently controlled by a suitable switch enabling all voltage to be cut off in one operation, and where such vehicle, traveling crane or the like runs on metal rails, the owner shall ensure that the rails are electrically continuous and earthed। इसमें बात की गई है व्हीकल से, क्रेन से, जो कि हर पर्सन जिसके पास अपना व्हीकल हो या ट्रैवलिंग क्रेन हो और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा हो बाहर से किसी सोर्स से, उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिकली इफिशिएंटली तरीके से कंट्रोल हो रही है, उसे आप सही से चला रहे हो, ठीक है। उस पर जो स्विचेस है उसमें वो वोल्टेज जो कहे गए वो कट ऑफ हो पाए एक ऑपरेशन से। ऐसे कोई व्हीकल जिसमें कि ट्रैवलिंग क्रेन है, जैसे कि ओवरहेड क्रेन्स होती है, और ट्रैवलिंग क्रेन्स है जिसमें कि मेटल रेल्स हो, ओनर को इंश्योर करना पड़ेगा कि उस रेल्स में इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूस हो और वो अर्थ भी हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ इसमें जो बात है कट ऑफ इन वन ऑपरेशन, तो जो इमरजेंसी स्विचेस लगे होते हैं नॉर्मली क्रेन्स में, क्रेन्स किसी भी तरह की हो, EOTs हो या कुछ, उसमें एक इमरजेंसी स्विच लगा होता है, आप उसको दबाओ पूरी क्रेन रुक जाती है। तो इस तरह की चीज़ की वो बात कर रहा है कि पूरा पावर कट ऑफ हो जाए, वोल्टेज कट ऑफ हो जाए, उसमें इसकी वजह वोल्टेज कट ऑफ हो जाए एक ऑपरेशन, एक खटका दबाओ वोल्टेज कट ऑफ हो जाता है। तो इसके बारे में कहा। रेगुलेशन नंबर 21, केबल्स फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। उसमें है सब रेगुलेशन 1,
Flexible cables shall not be used for portable or transportable motors, generators, transformers, rectifiers, electrical drills, electric sprayers, welding sets or any other portable or transportable apparatus unless they are heavily insulated and adequately protected from mechanical injury। जितनी भी फ्लेक्सिबल केबल्स है उसे आप पोर्टेबल काम के लिए या ट्रांसपोर्टेबल मोटर्स जो कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, स्प्रेयर्स, वेल्डिंग सेट्स, इनके साथ यूज नहीं करना जब तक कि वो हेवीली इंसुलेट ना कर दी गई हो या उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन ना दिया हो मैकेनिकल इंजरी के आगे। तो फ्लेक्सिबल केबल्स को हेवीली इंसुलेट करके यूज करिए या फिर उसे यूज मत करिए इन चीजों के साथ। फिर आते सब रेगुलेशन 2, वेयर द प्रोटेक्शन इज बाय मींस ऑफ मेटेलिक कवरिंग। द कवरिंग शैल बी इन मेटेलिक कनेक्शन विद द फ्रेम ऑफ एनी सच apparatus एंड अर्थ। अब जहाँ पर भी प्रोटेक्शन मेटेलिक कवरिंग के थ्रू दिया है, मेटल का कवर चढ़ा दो, प्रोटेक्शन दिया गया है, वो कवरिंग में मेटेलिक कनेक्शन जो कि फ्रेम के साथ है उस apparatus का वो अर्थ होना चाहिए। तो कवरिंग अगर कर दिया मेटल का तो उसको प्रॉपर्ली अर्थ करना। फिर आते हैं हम सब रेगुलेशन नंबर 3 पर। द केबल्स शेल बी 3 कोर टाइप एंड 4 कोर टाइप फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल apparatus वर्किंग ऑन सिंगल फेस एंड 3 फेस सप्लाई रिस्पेक्टिवली एंड द वायर मेंट टू बी यूज्ड फॉर ग्राउंड कनेक्शन शैल बी इजीली आइडेंटिफाइड। जो केबल आप यूज कर रहे हैं वो अगर सिंगल फेस में यूज कर रहे हैं तो 3 कोर टाइप केबल होना चाहिए, 3 फेस में यूज कर रहे हैं तो 4 कोर टाइप केबल होना चाहिए पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल apparatus के लिए। पोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेबल जिन्हें आप इजीली हाथ में उठा के ले जा सकते हैं या ट्रॉली पे ले जाके मूव कर सकते हैं इजीली, जिनको आप मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। और वायर जो भी आप ग्राउंड कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब आसानी से दिख पाए कि हाँ ये ग्राउंड वायर जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।